फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में पधारे हैं तो बेशक आपको रमी के बारे में जानना होगा। अब रमी कैसे खेलते हैं, इसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये सब बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। रमी सिर्फ और सिर्फ एक स्किल बेस्ड गेम है और इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से खेले, ना कि पैसे कमाने के मकसद से। रमी सिर्फ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को बूस्ट कर सकता है, ना कि आपको करोड़पति बना सकता है। आपको मैं एक बात दावे के साथ कह दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको रमी सीखने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको रमी के A to Z बेसिक्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में। यानी कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आप कोई भी मैचेस या टूर्नामेंट आसानी से खेल सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को मैंने आपकी सुविधा के लिए चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि रमी के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी पता है ना, तो आप चैप्टर्स को स्किप भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव से। इस गेम का ऑब्जेक्टिव क्या है, या हम कह सकते हैं कि इस गेम में आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे कि आप इस गेम के विनर कहलाओगे। तो सबसे पहले आपको अपने कार्ड्स को राइट ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, फिर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, वो भी अपने ओपोनेंट से पहले। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप 13 पत्तों को राइट ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। 13 पत्तों में आपको 2 सीक्वेंसेस बनाने हैं। उन सीक्वेंसेस में से एक प्योर सीक्वेंस होना जरूरी है, दूसरा आपका प्योर सीक्वेंस भी हो सकता है या इम्प्योर सीक्वेंस भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ऐसा करना मैंडेटरी है, वरना आप ये गेम नहीं जीत सकते। बाकी जब ये 2 सीक्वेंसेस बन जाए, उसके बाद बचे कुछ पत्तों से आप सेट या सीक्वेंस बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब ये जो टर्म्स है, सेट, सीक्वेंस, ये सारी चीजें क्या है, इनका क्या मतलब है, इन सबको जानने से पहले ये जरूरी है कि हम अपने कार्ड्स के बारे में जान ले, हम उनसे दोस्ती कर ले। वो कहते हैं ना कि हमने रामायण तो जान ली, पर राम कौन है इसके बारे में हमें पता ही नहीं। और रमी के सारे कार्ड्स हमारे भगवान समान हैं। तो चलिए अब हम अपने कार्ड्स के बारे में जानते हैं हमारे चैप्टर 2 नो द कार्ड्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। तो एक डेक यानी गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं प्लस 1 प्रिंटेड जोकर। अब मैं आपको बता दूं कि रमी खेलने के लिए हम हमेशा 2 डेक का इस्तेमाल करते हैं, यानी 52 प्लस 52 और 2 प्रिंटेड जोकर। इन टोटल 106 कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है रमी खेलने के लिए। अब हर एक डेक में यानी 52 कार्ड्स में 4 सूट्स होते हैं, ईच, पान, गुलाम और चिड़ी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हर एक सूट में 13 पत्ते होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हुकुम का, यानी स्पेड्स का। तो यहाँ पे आप कार्ड्स देख सकते हैं कि राइट ऑर्डर में अरेंज्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस का 10 पॉइंट है, 2 का 2 पॉइंट, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5 पॉइंट, 6 का 6 पॉइंट, 7 का 7 पॉइंट, 8 का 8, 9 का 9 पॉइंट, 10 का 10। अब गुलाम, रानी और राजा का 10 पॉइंट। गुलाम, रानी, राजा, इन तीनों कार्ड्स को हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके पत्तों में चेहरे जो बने रहते हैं। जी हाँ, और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये ऑर्डर आपको मेमोराइज करना पड़ेगा अगर आपको गेम जीतना है, या अपने कार्ड को राइट ऑर्डर में अरेंज करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक्सेप्शन बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सेप्शन है एस यानी इक्के का। ये जो आपका कार्ड है ना, इक्का, ये 2 से पहले भी लग सकता है और किंग के बाद भी लग सकता है। तो गेम खेलते वक्त आपको ये एक्सेप्शन बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ जोकर, क्योंकि जोकर आपकी जीतने की चाबी होती है। वो कैसे? अगर किसी भी वजह से आपका सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है या सेट नहीं बन पा रहा है, तो जोकर की मदद से आप अपना सीक्वेंस और सेट पूरा कर सकते हैं। जोकर 2 तरह के होते हैं, एक प्रिंटेड जोकर और एक वाइल्ड जोकर या वाइल्ड कार्ड। तो प्रिंटेड जोकर क्या है, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस बनाने के लिए आपको 5 ऑफ स्पेड्स की जरूरत है, क्योंकि आपके पास 3 ऑफ स्पेड्स है और 4 ऑफ स्पेड्स है। अगर किसी भी वजह से आपको 5 ऑफ स्पेड्स नहीं मिल पा रहा है, तो आप प्रिंटेड जोकर का इस्तेमाल करके अपना सीक्वेंस बना सकते हैं। तो चलिए अब सेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 ऑफ हार्ट्स है और 4 ऑफ डायमंड्स है। अब आपको सेट पूरा करने के लिए 4 ऑफ क्लब्स या 4 ऑफ स्पेड्स की जरूरत है, पर अगर किसी वजह से ये 2 कार्ड्स आपके हाथ नहीं आ रहे, तो प्रिंटेड जोकर की मदद से आप सेट बना सकते हैं। तो ये तो था प्रिंटेड जोकर। अब हम जानते हैं वाइल्ड जोकर क्या है।
जब 52 कार्ड्स में से रैंडमली एक कार्ड को सिलेक्ट किया जाता है तो उसको वाइल्ड जोकर कह देते हैं और वाइल्ड जोकर की मदद से भी आप अपना सीक्वेंस और सेट पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लोज डेक के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपका वाइल्ड कार्ड है और हमने रैंडमली सिलेक्ट किया था 5 ऑफ डायमंड्स को एज अ वाइल्ड कार्ड। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज बता दूं कि अब जितने भी 5s है ना, वो सारे वाइल्ड कार्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि आपका 5 ऑफ क्लब्स, आपका 5 ऑफ हार्ट्स और स्पेस, ये सारे अब वाइल्ड कार्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो चलिए सीक्वेंस का एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कैसे वाइल्ड कार्ड की मदद से, यानी हमारे 5 ऑफ डायमंड्स की मदद से सीक्वेंस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस बनाने के लिए हमें 9 ऑफ हार्ट्स की जरूरत है। अगर किसी भी वजह से ये कार्ड आपके हाथ नहीं लगा तो आप 5 ऑफ डायमंड्स की मदद से आप अपना सीक्वेंस पूरा कर सकते हैं। अब सेम सेट का एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 ऑफ हार्ट्स है और 6 ऑफ डायमंड है। तो यहाँ पर अगर आपको अपना सेट पूरा करना है तो आपको 6 ऑफ क्लब्स चाहिए या तो 6 ऑफ स्पेस चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों कार्ड्स नहीं आते आपके हाथ में तो आप 5 ऑफ डायमंड्स की मदद से अपना सेट पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने जोकर्स के बारे में जान लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना जरूरी है वो ये है कि एक डेक में 4 वाइल्ड कार्ड्स होते हैं और एक प्रिंटेड जोकर। और हमें पता है कि रमी खेलने के लिए हम 2 डेक्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे टोटल 8 वाइल्ड कार्ड्स हो गए और 2 प्रिंटेड जोकर। लेकिन हम खेल सिर्फ 7 वाइल्ड कार्ड से पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने तो पहले ही एक रैंडमली सिलेक्ट कर लिया था। जैसे कि पहले के एग्जांपल को देखें तो 5 ऑफ डायमंड्स हमारा वाइल्ड कार्ड था, लेकिन हमने उसे ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया था, तो इसलिए अब वो 8 की जगह 7 हो गए। तो फ्रेंड्स, हमने जान लिया जोकर क्या है। तो अब हम बेसिक टर्म्स की ओर बढ़ते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जिसके बिना आप गेम नहीं खेल पाओगे, या बेसिक रूल्स भी कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर 4 इम्पोर्टेंट टर्म्स के ओर। तो शुरुआत करते हैं प्योर सीक्वेंस से। तो प्योर सीक्वेंस एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मिनिमम 3 कार्ड्स का होना जरूरी है और तीनों कार्ड का सूट एक होना चाहिए, ना कि अलग अलग। और इन तीनों कार्ड्स को या उससे ज्यादा कार्ड्स को राइट ऑर्डर में प्लेस करना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राइट ऑर्डर क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने इस वीडियो में चैप्टर 2 में राइट ऑर्डर एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी भी बात से कंफ्यूजन है तो आप मेरा चैप्टर 2 देख सकते हैं। फ्रेंड्स, प्योर सीक्वेंस को फर्स्ट लाइफ भी कहते हैं, और फर्स्ट लाइफ क्यों ना कहे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुरुआत में इस वीडियो में बता दिया था कि रमी गेम जीतने के लिए 2 सीक्वेंसेस होने चाहिए, उसमें से एक प्योर सीक्वेंस का होना जरूरी है, तभी तो इसको हम फर्स्ट लाइफ कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं इम्प्योर सीक्वेंस की ओर। तो इम्प्योर सीक्वेंस क्या है? इम्प्योर सीक्वेंस में मिनिमम 3 कार्ड होने चाहिए, लेकिन किसी भी वजह से अगर आपका सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आप जोकर की मदद से अपना सीक्वेंस पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जोकर यूज कर लिया तो उसको हम प्योर नहीं कहेंगे, उसको हम इम्प्योर कहेंगे। नाम से इम्प्योर लग रहा है, लेकिन है बड़ी कमाल की चीज जोकर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर 3 में कि जोकर जीतने की चाबी है। तो अब बात करते हैं सेकंड लाइफ की। सेकंड लाइफ क्या है फ्रेंड्स? एक बार आपका प्योर सीक्वेंस बन गया, उसके बाद आप प्योर बनाए इम्प्योर बनाए वो आपकी मर्जी है, तो उसको हम सेकंड लाइफ कहते हैं। अब बात करते हैं सेट की। फ्रेंड्स, हमने हमेशा सीक्वेंसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, लेकिन सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेट में 3 पत्ते होना चाहिए, या 3 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब 4 तक जा सकते हैं, क्योंकि इनके सूट्स अलग अलग होने चाहिए और सेम नंबर्स के होने चाहिए। हम सेट को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर पत्ते के सूट्स अलग अलग होने चाहिए, लेकिन सेम नंबर के होने चाहिए। लेकिन कई बार लोग क्या कर देते हैं कि सेम कलर के कार्ड्स को अरेंज कर देते हैं, या तो सेम सूट के कार्ड्स को अरेंज करके बोल देते हैं कि लो देखो मेरा तो सेट बन गया। तो चलिए रॉन्ग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसको बड़े गलत तरीके से यहाँ पे अरेंज किया है। अब राइट सेट ये होता है, देखिए इसके सारे सूट्स अलग अलग है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कट जोकर यानी वाइल्ड जोकर के बारे में। वाइल्ड जोकर के बारे में मैंने आपको चैप्टर 3 में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर किसी वजह से आपका सीक्वेंस या सेट नहीं बन पाता तो आप वाइल्ड जोकर की मदद से अपना सीक्वेंस और सेट पूरा कर सकते हैं। जब भी आप रमी खेलते हैं तो आप देखते हैं कि क्लोज डेक के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपका वाइल्ड जोकर दिखता है, तो उसको हम कट जोकर कहते हैं। ड्रॉ एंड डिस्कार्ड, ये टर्म्स आपने बहुत बार सुने होंगे रमी खेलते वक्त, लेकिन इनके जो मीनिंग्स है ना काफी आसान है।
सिंपल सी बात है, डिस्कार्ड का मतलब होता है जब आप पत्ते फेंकते हैं यानी बाहर निकाल देते हैं, और ड्रॉ का मतलब होता है जब आप पत्ते लेते हैं ओपन या क्लोज डेक से। तो अब बारी आती है ओपन और क्लोज डेक की। तो क्लोज डेक क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि मान लीजिए कि हमने 13 पत्ते सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सारे प्लेयर्स में, फिर जो पत्ते बच जाते हैं हम उसको टेबल के बीच में रख देते हैं उल्टा करके, तो उसको हम क्लोज डेक कहते हैं। ओपन डेक को हम डिस्कार्ड पाइल भी कहते हैं। ये वो पाइल है जहाँ पर सारे प्लेयर्स अपने कार्ड को डिस्कार्ड करते हैं। टर्न बाय टर्न हम उन्हीं कार्ड्स को डिस्कार्ड करते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं होता। वैसे तो हम कार्ड्स ड्रॉ क्लोज डेक से करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ओपोनेंट हमारे मतलब का कार्ड डिस्कार्ड कर देता है ओपन डेक में, जिससे कि हम सीक्वेंस या सेट बना सकते हैं। तो उस वक्त हम ओपन डेक से कार्ड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। डिक्लेयर का मतलब है कि आप गेम जीत चुके हैं और खेल खत्म। जी हाँ, जब आप अपने 13 पत्तों को राइट ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं सीक्वेंस या सेट बनाकर, और फिर उसके बाद डिक्लेयर कर देते हैं। जी हाँ, आप 13 पत्तों को अरेंज करने के बाद जो 14th कार्ड है उसको आप फिनिश स्लॉट पे ले जाते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं। इसका मतलब कि आप गेम जीत चुके हैं। डीलर वो होता है जो कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आपकी पोजीशन डीलर से कितनी दूर है, कितनी पास है टेबल में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये डीलर होने के तो बहुत फायदे हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर राउंड में डीलर को ही लास्ट चांस मिलता है कार्ड डिस्कार्ड या ड्रॉ करने का, तो डीलर को सबसे कम फायदा होता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हर गेम में डीलर चेंज भी होता रहता है, बदलता रहता है। जिन पत्तों से आपका सीक्वेंस या सेट नहीं बन पाता, उन अनअरेंज कार्ड्स को हम डेडवुड कहते हैं। हर राउंड में हम यही कोशिश करते हैं कि हमारा डेडवुड कम से कम हो, क्योंकि इनके पॉइंट्स लग जाते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमने एक प्योर सीक्वेंस बना लिया, हमने एक सेट बना लिया। अब आप देख सकते हैं अनअरेंज कार्ड्स, जिसको हम डेडवुड भी कहते हैं। अब इन सब की वैल्यूज को, कार्ड्स की वैल्यू को हम जब प्लस करेंगे तो 50 निकलेगा। इसका मतलब कि हमें 50 पॉइंट्स का लॉस हुआ है, क्योंकि कार्ड की वैल्यू 50 है। ड्रॉप का बड़ा सिंपल सा मतलब है किसी चीज को छोड़ देना या गिरा देना। वैसे रमी गेम को आपको गिराना नहीं है, इस गेम को छोड़ देना है जब भी आपका मन चाहे, या जब भी आपको लगे कि भाई मेरे तो जीतने के चांसेस है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आप इस गेम को कभी भी छोड़ सकते हैं, शुरुआत में या बीच में, अगर आपको लग रहा है कि आप जीत नहीं सकते। ऐसा किसने कहा कि आपको अंत तक यानी एंड तक इस गेम को खेलना पड़ेगा जीतने के लिए? तो इस गेम को छोड़ने के 2 तरीके हैं। पहला है इनिशियल ड्रॉप और सेकंड है मिड ड्रॉप। तो इनिशियल ड्रॉप क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। आपको आपके कार्ड्स मिले, लेकिन अगर आपका स्कोर 80 है यानी आपके सारे कार्ड्स अनअरेंज्ड है और एक भी जोकर नहीं है, तो फ्रेंड्स ऐसी में भलाई है कि आप गेम छोड़ दें, क्योंकि आप हारने ही वाले हैं। तो पहला पत्ता डिस्कार्ड किए बिना जब आप गेम छोड़ देते हैं तो इसको हम इनिशियल ड्रॉप कहते हैं, और बदले में आपको कितना स्कोर चुकाना है? 10 पॉइंट्स चुकाने हैं आपको। मिड ड्रॉप हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि हम ज्यादा पॉइंट से हारने वाले हैं, या तो हमारा कोई सीक्वेंस ही नहीं बन पाता, तब हम इस गेम को छोड़ देते हैं। वैसे जब हम इस गेम को छोड़ते हैं तो हमें 30 पॉइंट्स गंवाने पड़ते हैं। टचिंग कार्ड्स वो कार्ड्स होते हैं जो कि आपके कार्ड के लेफ्ट और राइट साइड वाले होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हम सीक्वेंस देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 का। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम 6 को चूज करते हैं, तो 5 और 7 जो हुआ वो टचिंग कार्ड्स कहलाएंगे। चलिए एक मैच खेलते हैं। मैं खेलने वाली हूँ 2 रुपीज की एक पॉइंट टेबल गेम। ये एक 4 प्लेयर गेम है। मेरे 3 ओपोनेंट्स हैं। पोजीशन मुझे डीलर की मिली है, पर कार्ड्स बड़े सही लग रहे हैं। टचिंग कार्ड्स भी है, जोकर भी है, और क्या चाहिए। एक प्योर सीक्वेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप देख सकते हैं? ये रहा सीक्वेंस, इक्का बादशाह और बेगम हुकुम का। मैंने ड्रॉ किया चौकी हुकुम की, और ये बन गया हमारा इम्प्योर सीक्वेंस। अब कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करना चाहिए? चिड़ी की रानी या पान का इक्का? दोनों की वैल्यू तो सेम है, पर पान का इक्का जो हमारे जोकर है उसके पास का पत्ता है, इसलिए मैंने पान का इक्का डिस्कार्ड किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ओपोनेंट को मेरा ये कार्ड लग जाए। ये हमारे बड़े काम का पत्ता था 8 ऑफ डायमंड्स, पर चलिए कोई नहीं।
ये हमने गलत कर दिया। इतनी जल्दी पत्ते को ड्रॉ नहीं करना चाहिए, थोड़ा आराम से करना चाहिए। मैंने डिस्कार्ड कर दिया बेगम की चिड़ी को। हालांकि मैं पान का इक्का भी यहाँ कर सकती थी डिस्कार्ड। तो चलिए, हमारा एक इम्प्योर सीक्वेंस बन चुका है और यहाँ पर 6 और 7 का ईच है। अगर हमारी सीक्वेंस बन गई तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ये दुग्गी हुकुम की डिस्कार्ड करी है ओपोनेंट ने। छोटा कार्ड है पर मुझे इसकी जरूरत नहीं। अरे वाह, एक और जोकर आ गया। और अब मैं करूंगी डिस्कार्ड वही पत्ता, इक्के का पान, जो कि मेरे ओपोनेंट को नहीं लगा था। इस बार भी नहीं लगेगा। अब बस हमारे पास 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। हमारे पास 2 सीक्वेंसेस है, उनमें से एक प्योर भी है और 4 ऑफ हार्ट्स को हटा दिया जाए तो एक इम्प्योर सीक्वेंस है। ओपोनेंट जब भी ओपन डेक से पत्ता उठाता है तो बड़ा डर लगता है, पर पेशेंस इज द की जो हमारे काम आई और नुग्गी आई, खुशियां लाई और हमने किया डिक्लेयर 24 से और हम जीत गए। और ये एक शानदार गेम रहा। गेम लंबा चला। हमेशा लंबे गेम में नंबर ऑफ टर्न्स नोटिस करना जरूरी है, वो जरूर कीजिएगा। और मैं यहाँ जीत गई 77 रुपीज से। फ्रेंड्स, रमी में गेम जीतना काफी नहीं होता, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कितने पॉइंट से जीते हैं। एंड सेम गोज विथ लूजिंग पॉइंट। अब चलिए मान लीजिए कि आपने गेम जीत लिया, बड़े खुश हो गए। जैसे आपकी नजर पॉइंट्स पे पड़ी, आपने देखा अरे बाप रे, ये तो बहुत ही कम पॉइंट मिला मुझे। वैसे ही ओपोनेंट आपसे कहेगा देखो मैं तो हार के भी जीत गया। लेकिन अगर दूसरी ओर आप हार गए और मायूस हो गए कि यार मैं तो हार गया, लेकिन जैसे ही आपने पॉइंट की तरफ देखा वैसे आप खुश हो गए और ओपोनेंट से कहते देखो भाई, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए इस वीडियो में हम कैलकुलेट करते हैं कि लूजिंग पॉइंट कैसे देखा जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा एक प्योर सीक्वेंस बना है, एक इम्प्योर भी बना है और सेट भी बना है और 3 अनअरेंज कार्ड्स बचे हैं, यानी कि हमारा डेडवुड। अब डेडवुड क्या है इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर 4 में बता दिया था। अब अगर इन तीनों कार्ड्स का सम करें, इनकी वैल्यूज को सम करें तो हमें लॉस हो रहा है 22 पॉइंट्स का। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको कार्ड्स की वैल्यू के बारे में जानना है तो आप मेरा चैप्टर 2 देख सकते हैं इस वीडियो का, तो आपको बड़े अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेंड्स, अब आपको देखकर लग रहा होगा यहाँ पर कि यार मेरा तो सिर्फ एक ही अनअरेंज कार्ड बचा है, तो मुझे तो 10 पॉइंट का लॉस होना चाहिए। पर आपको ये सुन के शौक लगने वाला है कि आपको 10 नहीं, आपको 75 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। वो कैसे? फ्रेंड्स, भूल गए मैंने आपको बेसिक रूल बताया था रमी का कि आपको 2 सीक्वेंसेस बनाना ही है, मैंडेटरी है, और उनमें से एक प्योर सीक्वेंस होना ही चाहिए। उसके बिना आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसी वजह से यहाँ पे 75 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि व्हाट इफ अगर सारे कार्ड्स का वैल्यू 80 से ऊपर रहा तो क्या मेरा लॉस 80 से ऊपर जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 80 से ऊपर आपका कभी लॉस नहीं जाएगा। ये रमी का बेसिक रूल है, 80 तक आपका लॉस जा सकता है मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे 2 सीक्वेंसेस बने हैं और उनमें से एक प्योर बना है। तो इसका मतलब कि रमी का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल हो चुका है। लेकिन हमारे 7 अनअरेंज कार्ड्स है। अगर इन सबका सम करें तो 40 पॉइंट्स, मतलब कि हमें 40 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। फ्रेंड्स, हमने सीख लिया कि लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जानते हैं कि गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अरे वही तो मेन है। तो चलिए मान लीजिए कि 2 टीम्स है, मेरी टीम ए है और ओपोनेंट की टीम बी है। तो अगर मैं जीत गई तो मेरा स्कोर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे अरेंज हो चुके हैं, तो अब किसी का भी कोई पॉइंट नहीं लगेगा। तो मान लीजिए कि जो बी है, जो मेरा ओपोनेंट है, वो हार गया 50 पॉइंट से, तो उसका जो 50 पॉइंट है वो मेरे खाते में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बेसिक रूल बता दूं यहाँ पे, जितने पॉइंट से ओपोनेंट हारेगा उतना ज्यादा आपका फायदा। लेकिन अगर ओपोनेंट कम पॉइंट से हारा तो आपको कम पॉइंट का फायदा मिलेगा। Where to
प्ले, ये बड़ा अहम सवाल है। वैसे तो रमी खेलने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और बाद में मैं एक ऐसा वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें मैं सारे रमी प्लेटफॉर्म्स को एक दूसरे से कंपेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कौन सा है बेस्ट। लेकिन अगर अभी आप पूछेंगे मुझसे कि गिन्नी का क्या ख्याल है, कौन सा है बेटर, तो मैं कहूंगी मैजिक रमी। जी, स्वयं गिन्नी कह रही है कि मैजिक रमी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको बॉट्स नहीं मिलते और आपका जो विड्रॉल है ना वो भी इंस्टेंटली हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो दो फैक्टर्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मैं आपको मैजिक रमी रेकमेंड करूंगी और ये एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप बिंदास खेल सकते हैं रमी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ऑफ कोर्स आया ही होगा, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से स्क्रिप्ट जो लिख रही हूँ, आपके लिए मेकअप लगाकर बंधन के रमी के फायदे जो बता रही हूँ, और आप निकले बेवफा, चैनल सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, और वो जो बेल आइकन है ना उसको जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि मैं आऊँ और आप ये ना बोले कि भाई गिन्नी आई और हेलो तक नहीं बोला। तो अब जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब बाकी बातें पीने सब्सक्राइब करने के बाद।